नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर, जिसका टाइटल है पोइट एंड पैनकेक्स और जिसको लिखा है अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है। और इस जो लेसन जो है इसका पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, कि उन दिनों में एक क्यूबिकल यानी एक जो क्यूब आकार का जो कमरा जो था उनके अंदर बैठ करके लेखक जो है वो काम करते थे। टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, जिसकी दो पूरी पूरी जो साइडें जो थी वो उनके अंदर फ्रेंच विंडोज़ लगी हुई थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कोल्ड फ्रेंच विंडोज़, और उनको खुद को ही पता नहीं था उस समय तक कि ये फ्रेंच विंडो होती है। आप इनको जो है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, कि मुझे वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठे देख करके। टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, कि मैं वहाँ पर जो है न्यूज़पेपर फाड़ रहा होता था। डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है लगातार एक ही काम को बिना परिवर्तन के प्रतिदिन रोज़ाना जो काम करते हैं उसको बोलते हैं डे इन और डे आउट। यानी मैं वहाँ रोज़ाना बैठ करके एक ही काम, जो अखबार फाड़ने का जो काम मैं वहाँ करता था, लोग मुझे हमें जो है वो देखते थे उस जो फ्रेंच विंडो जो थी उसके अंदर से। मोस्ट पीपल थॉट, और ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। और लोग सोचते थे कि मेरा तो कोई काम है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और मुझे लगता है कि जो है वो इसी प्रकार से बॉस जो है वो भी ऐसे ही सोचते होंगे कि मेरा तो कोई महत्वपूर्ण काम है ही नहीं। सो एनीवन, इसलिए कोई भी व्यक्ति हु फेल्ट, जो सोचता था, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि मुझे कुछ न कुछ काम दिया जाए, वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, वो मेरे बार्ज का मतलब था ज़बरदस्ती एंट्री करना, कि वो जो मेरा क्यूबिकल होता था, जो कमरा होता था, उसके अंदर ज़बरदस्ती इंटर कर जाते थे, आ जाते थे। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मेरे को एक एक्सटेंडेड यानी बड़ा जो है लेक्चर यानी भाषण देते थे, यानी तरह तरह की बातें मुझे वहाँ आकर के बताते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि मेरा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literary talent was being allowed to go west in department fit only for barbers and perverts. द बॉय, और ये ऑफिस बॉय है, द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइड, कि मेकअप जो डिपार्टमेंट है उसने डिसाइड किया है कि आई शुड बी इनलाइटन, कि मुझे जो है इस बात का पता चल गया है, मुझे जानकारी हो गई है, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि किस प्रकार से मेरा जो महान साहित्यिक जो टैलेंट है, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि उनको अनुमति दे दी गई या उनको बेकार होने के लिए छोड़ दिया गया है। इन डिपार्टमेंट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, और ये जो डिपार्टमेंट है ये केवल उन लोगों के लिए फिट है जो बार्बर्स हैं और परवर्ट्स है। परवर्ट्स का मतलब होता है जो पथभ्रष्ट या गुंडा या नकारा लोग जो है उनके लिए ये ऑफिस जो है फिट बैठता है। और उनको ऑफिस बॉय को ये पता चल गया था कि उनका जो लिटरेरी टैलेंट जो है उसको इसी ऑफिस ने जो है वो बर्बाद कर दिया है। जबकि आपको पता ही है कि ऑफिस बॉय जो है वो क्या बनने के लिए आया था, वो यहाँ पे एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर जो है वो लिरिक राइटर जो है वो बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर के वो ऑफिस बॉय बन गया था। और ये जो है उसके दिमाग के अंदर ये खुंदस बैठी हुई है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और फिर जो है मैं प्रेइंग करता था, प्रार्थना करता था क्राउड शूटिंग की, ताकि क्राउड शूटिंग जो है वो शुरू हो जाए और ये ऑफिस बॉय अपने काम में बिजी हो जाए। नथिंग शॉर्ट इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक्स, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कि मुझे उसके बड़े बड़े एपिक यानी बहुत बड़े जो एपिसोड होते हैं उनको बोलते हैं कि एपिक जो है उससे, यानी वो बड़ी बड़ी बातें जो बताता था उनसे बचने का केवल एक ही तरीका था कि क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए और ये यहाँ से चला जाए और अपने काम में लग जाए, और जो लेखक है वो भी अपने काम को करना शुरू करे। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, की फ्रस्ट्रेशन के जितने भी मामले होते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए सिंगल पर्सन, और तुम हमेशा ही फाइंड कर लेते हो, ढूंढ लेते हो द एंगर, एक क्रोध को, डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए सिंगल पर्सन, यानी किसी भी अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए हम किसी एक व्यक्ति के लिए को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, उसको मान लेते हैं कि हमारे एंगर का, हमारे गुस्से का
जो यही व्यक्ति जो है वो कारण है। ओपनली और कवर्टली, या तो हम खुले रूप से उसको स्वीकार करते हैं, या कवर्टली का मतलब होता है चोरी छुप के जो है हम उसको मान लेते हैं। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और जो मेकअप डिपार्टमेंट का ये जो व्यक्ति जो था, जो ऑफिस बॉय जो था, वाज कन्विंस्ड, वो सहमत था, दैट ऑल हिज वोज, कि उसके सारे के सारे जो दुख जो हैं, इग्नोमनी यानी उसके जो यहाँ पर मान सम्मान उनको जो नहीं मिला है, एंड नेग्लेक्टेड, और उसको जो नेग्लेक्ट किया गया है, उसकी कोई यहाँ पर जो अनदेखी की गई है, वर ड्यू टू कोठामंगलम सुबु, ये सारा का सारा जो है उसकी जो नेगलेक्ट के लिए, उसके जो अच्छी यहाँ पर जो है वो इज्जत नहीं मिली, जो काम वो करने के लिए है वो काम नहीं मिला, इस सब के लिए जो है वो कोठामंगलम सुबु जो है वो उसके लिए जिम्मेवार है, उसने इसको मान लिया था। सुबु वाज द नंबर 2 एट जिमिनी स्टूडियो, सुबु जो थे वो जिमिनी स्टूडियो के अंदर 2 नंबर के व्यक्ति थे, यानी 1 नंबर पर एस वासन साहब थे, और उनके बाद में दूसरा नंबर सबसे पावरफुल व्यक्ति यही थे। ही कुडंट हैव हैड ए मोर इनक्रेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म, कि उनका जो फिल्म डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनकी जो ओपनिंग जो थी, शुरुआत जो थी, वो कोई ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी, ज़्यादा कोई प्रोत्साहन देने वाली नहीं थी। देन और ग्रोन अप मेकअप बॉय, जिस प्रकार से हमारे मेकअप मैन जो था, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय जो था, उसने जिस प्रकार से एंट्री की थी, उसकी तुलना में इनकी जो एंट्री जो थी फिल्म डिपार्टमेंट के अंदर, वो जो ज़्यादा प्रोत्साहक करने वाली नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम, और इसके अलावा उनको जो है बहुत ही अनसर्टेन यानी अनिश्चित और बहुत ही मुश्किल समय का सामना करना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि वैन ही बिगेन्स हिज कैरियर, जब उन्होंने अपना कैरियर जो है वो शुरू किया, देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, उस समय दृढ़ता से या प्रचुरता से जो है आप कह सकते हैं कि फ़िल्म प्रोड्यूसिंग न तो बहुत सारी कंपनियां थी और न ही कोई स्टूडियो थे, तो उस समय ये चीज़ें कम थी, और ऐसे समय में किसी चीज़ के अंदर एंट्री लेना जो है वो मुश्किल काम तो होता ही है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और विशेष रूप से जो फॉर्मल एजुकेशन है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन 2 प्रकार की होती है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम किसी संस्था में जाकर के, जैसे कॉलेज स्कूल में जाकर के जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं फॉर्मल तरीके से, उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो सुबह से लेकर के शाम तक, यानी पूरे जीवन काल में हम जो भी किसी भी प्रकार से जो हमारा सीखना होता है, लर्निंग करनी होती है, वो जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, कहने का मतलब स्कूली शिक्षा की बात यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं। तो सुबु कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर और अवर बॉय, कि जो सुबु जो है उसकी शिक्षा जो है वो ऑफिस बॉय से ज़्यादा नहीं थी। अप्रिशिएबल यानी प्रशंसनीय नहीं थी, लीड यानी लीड नहीं ले रही थी, यानी लगभग दोनों की जो फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो लगभग जो है वो बराबर ही थी, ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन उनका जो गुण ये था कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ए वर्च्यू इंडीड, और वास्तव में ये एक गुण ही था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, और इस ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म होने की वजह से जो हुआ था, उसके कारण उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो ज़्यादा एक्सपोज कर सकते थे, उजागर कर सकते थे। यानी वो अफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धशाली, सिचुएशन एंड पीपल, यानी वो बहुत सारे समृद्धशाली लोगों और सिचुएशन के साथ में उनका उठना बैठना था, यानी बड़े लोगों के साथ उनकी मुलाकात थी। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी एबिलिटी जो थी, क्षमता जो थी, वो ये थी कि चाहे उनके हाथ में चाहे एक फ्लॉप फिल्म ही लगी हो, या उनकी फ़िल्म जो है चाहे फ्लॉप हो गई हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा जो है वो चेयरफुल दिखाई देते थे, हमेशा ही वो खुश मिजाज जो है वो दिखाई देते थे। ही ऑलवेज हैड ए वर्क फॉर समबॉडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स हिज ओन, कि उनके उनके पास जो है वो समबॉडी किसी भी व्यक्ति के लिए हर समय काम उपलब्ध रहता था। हालांकि वो कभी भी जो अपना काम खुद जो है वो काम नहीं करते थे, जबकि दूसरे लोगों के
लिए उनके पास हर समय काम मौजूद रहता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम identifying himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage। उसकी जो लॉयल्टी जो थी, उसका सेंस ऑफ लॉयल्टी जो था, वो उनके जो प्रिंसिपल यानी मालिक के साथ में या उनके बॉस के साथ में उनको जो है वो बहुत ही अंतरंग बना देता था। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, और जो फिल्म डिपार्टमेंट के अंदर जो जिस क्रिएटिविटी की आवश्यकता पड़ती है, वो क्रिएटिविटी जो है वो उनकी पूर्ण रूप से उनका जो प्रिंसिपल जो था उसके लाभ के लिए ही थी। यानी वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी जो है वो एसएस बॉस के लिए काम में लेते थे। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म, यानी उनका जन्म ही जो है वो मानो कि फिल्म के लिए ही हुआ हो, यानी वो इतने गहराई से उनके अंदर वो क्वालिटी थी फिल्मों वाली। हियर वाज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और यहाँ वो आदमी था जिसको किसी भी कमांड के द्वारा उसको इंस्पायर किया जा सकता था। द रेट फाइट द टाइग्रेस, कि एक चूहा जो है वो टाइग्रेस से फाइटिंग करता है अंडर वाटर, पानी के नीचे। एंड किल हर, और उसको मार देता है, यानी शेरनी को मार देता है चूहा। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, और वो जो कब्स जो हैं शेरनी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो पीटी दिखाता है, दया दिखाता है। एंड टेंट्स देम लविंगली, और उनका टेंट्स यानी देखभाल करता है, उनका पालन पोषण करता है, लविंगली यानी प्यार से। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, जो प्रोड्यूसर जो होता था वो कहता था कि ये सीन जो है वो कैसे करना है। एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 वेज ऑफ रेट प्यूरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टम्स ऑफरिंग। तो उस समय जो है वो सुबू 4 तरीके ऐसे लेकर के आता, और वो 4 तरीके अलग अलग प्रकार से बता देता कि रेट जो है, चूहा जो है, प्योरिंग अफेक्शन अपना प्यार जो है वो उड़ेल रहा है, ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफरिंग। ऑफरिंग जो है वो यहाँ पर जो उसका जो शावक जो है, बच्चे जो है शेरनी के बच्चे, उनके सेंस में है कि विक्टिम्स जो ऑफरिंग जो है, ऑफरिंग वैसे भेंट को भी बोलते हैं, जैसे ऑफरिंग्स चढ़ाना, फूल चढ़ाना जो है उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शावक के लिए है कि विक्टिम के शावक के लिए किस प्रकार से चूहा जो है अपना प्यार को, अफेक्शन को दिखा रहा है। तो उसके 4 अलग अलग तरीके जो है वो बता देता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी फिल्म के अंदर कितनी एबिलिटी थी, कितनी क्रिएटिविटी उस व्यक्ति के अंदर थी। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव इन, और यदि डायरेक्टर ये कहता कि ये तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ और ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ये जो आपने 4 तरीके बताए हैं ये प्रभावशाली नहीं है। द प्रोड्यूसर वुड से, यदि प्रोड्यूसर ऐसा कहता। एंड इन ए मिनट, और एक ही मिनट के अंदर सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव, तो उसी 1 मिनट के अंदर जो है वो 14 और अल्टरनेटिव जो है, 14 और तरीके, अलग अलग प्रकार के तरीके जो है वो सुबू बता देता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो ईजी विथ ए मैन लाइक सुबू, और सुबू जैसे व्यक्ति के साथ में फिल्म मेकिंग का जो काम है वो बहुत ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि जैसे एक टेक सही नहीं हुआ तो ये उनको 14 तो अलग तरीके बता दिए और 4 पहले बताए। तो कहने का मतलब एक ही सीन को करने के उन्होंने लगभग 18 से 20 तरीके जो है वो बता सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में फिल्म मेकिंग का काम जो है वो ईजी हो जाता है। इफ़ एवर देयर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जिमी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, यानी जब जिमी स्टूडियो का सबसे गोल्डन पीरियड था, गोल्डन साल थे, यानी सबसे जब वो पीक के ऊपर था, ऊंचाई के ऊपर था, तब ये सुबू ही था जिसने इसको जो है वो डायरेक्शन और डेफिनेशन दी, इसको नाम और फेम जो है सब कुछ इस स्टूडियो को उन्होंने दिया था। इट वाज सुबू, ये सुबू ही था। सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, और इसके अलावा यानी पोइट और एक्टर हो, जो एक्टर होने के साथ साथ उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी थी, एक अलग पहचान भी थी एज ए पोइट, एक पोइट के रूप में। दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि उसके अंदर ये एबिलिटी थी, ये योग्यता थी कि वो जो पोइट्री जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म जो है उसका यूज़ कर सकते थे। ही डेलिबरेटली चूज़ टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेज, लेकिन उन्होंने जो पोइट्री लिखी, उन्होंने जो पोएम्स लिखी, उनके अंदर उन्होंने जानबूझ करके, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके,
चूज़ टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मास, उन्होंने सिंपल पोइट्री का उपयोग किया और वो मास के लिए अपनी पोइट्री को लिखना चाहते थे, यानी बड़ी संख्या में भीड़ भाड़े जो बड़ी ऑडियंस जो है वो उस पोइट्री को आसानी से ग्रहण कर सके, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म जो है उसका उपयोग नहीं किया। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फेड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, कि उसकी जो फिल्म के अंदर जो सक्सेस जो थी उसने उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट जो थी, पोइट्री के अंदर उसकी जो अचीवमेंट जो थी उसको ओवरशैडो कर दिया, यानी उसके ऊपर छांव डाल दी, और ड्राफ्टेड यानी ड्वार्फेड यानी बोना बना दिया, यानी लिटरेरी के अंदर उसका कम योगदान नहीं था पोइट्री के अंदर, लेकिन उसकी जो सक्सेस फिल्मों के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका लिटरेरी टैलेंट जो था वो छुप गया। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज, उन्होंने जो है वो कई वास्तविक कहानियाँ जो है वो लिखी, पोइम्स उन्होंने लिखी। इन फोक रिफ्रेन, फोक यानी लोकगीत होते हैं, रिफ्रेन का मतलब होता है कि जो सॉन्ग्स होते हैं उनके अंदर जो शुरू में और किसी भी अंतरे के बाद में जो रिपीटिशन होता है, लाइनों का रिपीटिशन होता है, जिसको हिंदी में टेक कहते हैं। और डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का चयन। एंड ऑल्सो रोट ए स्प्राउलिंग नॉवेल्स, थिलाना मोहनमबला, तो ये उनके नोवेल का एक नाम है। तो उन्होंने ये एक स्प्राउलिंग का मतलब होता है बड़ा विस्तार वाला एक नोवेल भी लिखा, विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड करेक्टर्स, यानी जिनको उन्होंने उन करेक्टर्स को, उन पात्रों को बहुत ही चतुराई के साथ जो है उन्होंने उकेरा था। डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, और एस्ट का मतलब होता है उकेरना। तो उन्होंने उन करेक्टर्स को, उन पात्रों को बहुत ही चतुराई से जो है उस नाटक के अंदर उकेरा था, उनका विवरण दिया था। ही क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manner of the देवदासी of the early 20th century, और उन्होंने जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो देवदासी प्रथा दक्षिण भारत के अंदर जो चलती थी उसके मूड और उसके मैनर को जो है वो रिक्रिएट किया था, उनको जो है सफलतापूर्वक उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो है उन्होंने किया था। तो देवदासी प्रथा के बारे में आपको पता ही होगा कि पुराने समय में दक्षिण भारत के अंदर कहीं कहीं आज भी ऐसा सुनने को मिलता है कि अभी भी चल रही है, कि जो कुछ लड़कियां जो होती थी उनको जो मंदिर की जो मूर्तियां जो होती थी उनके साथ में उनका विवाह कर दिया जाता था, और फिर जो है उनके साथ जो वो आजीवन कुंवारियाँ रहती थी और उनको देवदासी कहते थे। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और वो एक अमेजिंग एक्टर थे। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स, उन्होंने कभी भी ऐसी इच्छाएं नहीं की थी कि उनको लीड रोल मिले, मुख्य रोल मिले। बट वट एवर सबसाइडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्मेड बेटर दैन द सपोज्ड मैन प्लेयर, और जब कभी भी उनको सबसाइडरी यानी साइड के जो रोल मिले और फिल्म के अंदर, तो उन्होंने उनको इतने बेहतरीन तरीके से उनको परफॉर्म किया जितना बेहतरीन तरीके से जो मैन प्लेयर होते थे, मैन उस रोल को करने वाले लोग भी उनको नहीं कर पाते, इतनी स्किल के साथ में, इतनी चतुराई के साथ में उन्होंने वो रोल जो है वो किए थे। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनी वन ही कम अक्रॉस, कि वो जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी उनसे मिलता है उनके लिए उनके मन में जेन्युइन प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है। एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर, और उसका जो घर जो है वो एक परमानेंट रेजिडेंस है दर्जनों लोगों का, जो उनके नज़दीकी लोग हैं या उनके फार रिलेशन या दूर के जो रिश्तेदार हैं, एंड एक्वेंटेंस, और जो उनके परिचित लोग हैं उनके लिए उनका घर जो है वो एक परमानेंट रेजिडेंस का स्थान है। इट सीम्स अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि उनके मन में ये विचार आना कि वो बहुत सारे लोगों को फीडिंग करवाता है, यानी उनको भोजन खिलाता है, उनका सपोर्ट करता है, उनका सहयोग करता है, ये बात उनके स्वभाव के बिल्कुल एकदम खिलाफ है। यानी वो कभी ऐसा सोचता ही नहीं है कि वो इतने लोगों के को खाना खिला रहा है, इतने लोग उसके घर में रह रहे हैं, इतने लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, ये ऐसा सुबू का नेचर नहीं है, यानी उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। सॉरी, सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और सुबू जो है वो बहुत ही चैरिटेबल है, चैरिटेबल यानी दान देने वाले इंसान है। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला कह सकते हैं आप, खर्चा करने वाला इंसान है वो, और दान देने वाला इंसान है। एंड येट, और फिर भी ही हैड इनेमीज, और इसके बावजूद भी जो है उसके शत्रु हैं, यानी इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यवहार है, उसके बावजूद भी उसके शत्रु हैं।
वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि वो बॉस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और बहुत ही इंटीमेट हैं, उनके मिले हुए हैं द बॉस से, इसलिए हो सकता है कि लोग उनसे नफ़रत करते हों, उनके शत्रु हों? और वाज इट ही जनरल डेम्योर दैट रिजेंबल ए साइकोफेंट्स? या फिर उनका जो जनरल डेमोन्योर जो है, उनका व्यवहार जो है वो साइकोफेंट जैसा नज़र आता है। साइकोफेंट यानी चुगलखोर जो है या चापलूस जो है उसको बोलते हैं, कि उस वजह से उसके शत्रु हो सकते हैं। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग? या फिर जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं चीज़ों को अच्छा बताने के लिए, कि हर चीज़ को जो है वो अच्छा बता देते हैं, उस वजह से उसके जो हैं वो शत्रु हो सकते हैं। इन एनी केस, कारण चाहे कोई भी हो, देयर वाज दिस मैन देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश टू द डायरेस्ट थिंग फॉर सुबू? कि यहाँ पर भी एक आदमी है जो मेकअप डिपार्टमेंट का, जो हमारा जो ऑफिस बॉय जो है वो भी ऐसी ही इच्छा रखता है, यानी बुरी इच्छा रखता है। डायरेक्ट यानी भयानक कह सकते हैं आप, खतरनाक इच्छा रखते हैं फॉर सुबू, सुबू के लिए। यानी वो सुबू के बारे में पहले भी आया था कि मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय है वो यहाँ पर बड़ा आर्टिस्ट बनने आया था, बड़ा एक स्क्रिप्ट राइटर बनने आया था, एक्टर बनने आया था, लेकिन वो नहीं बन पाया था और उसका जिम्मेवार जो है वो सुबू को मानता है। और इसलिए वो सुबू को जो है वो डायरेक्ट थिंग की डिमांड करता है, ऐसी इच्छा रखता है कि इसका कुछ बुरा हो जाए। और इसके साथ ही ये जो लेसन है ये काफ़ी लंबा लेसन है, तो इसको 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वाला भाग जो है वो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।